एडवांस रिंग थ्योरी के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडिकल क्लासेस। टॉपिक है रेडिकल क्लास इन रिंग्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन में है लेट गैमा इज इक्वल टू A1 A2 A3 सो ऑन बी क्लास ऑफ रिंग सच दैट, यानी हमारे पास गैमा क्या है, ये एक कलेक्शन है और इस कलेक्शन के अंदर क्या है, डिफरेंट रिंग्स पड़ी हुई हैं। तो अगर ये फॉलोइंग कंडीशन जो है इनको अगर सेटिस्फाई करता है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, रेडिकल क्लास है। तो उसमें फर्स्ट कंडीशन है गैमा इज होमोमॉर्फिकली क्लोज्ड। तो यहाँ पे होमोमॉर्फिकली क्लोज का क्या मतलब है कि अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें ए और बी के दरमियान में, ए और बी क्या है, यहाँ पे कोई सी दो रिंग्स हैं। तो ए रिंग क्या है, वो इस गैमा क्लास के अंदर मौजूद है और जब हम उसकी होमोमॉर्फिक इमेज निकालेंगे, जो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज फॉर एग्जांपल अगर वो बी बनती है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका होमोमॉर्फिक इमेज क्या बनेगा, बी के इक्वल बनेगा। तो अगर किसी रिंग का होमोमॉर्फिक इमेज क्या है वो भी इसी के अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, होमोमॉर्फिकली क्लोज्ड है। तो इसके लिए ये लिखा भी है कि ए बिलोंग टू गैमा एंड फाइव फ्रॉम ए टू बी सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म देन बी बिलोंग टू गैमा। यानी अगर अगर ये वाला सेट या रिंग गैमा के अंदर है तो बी रिंग क्या होगी, वो भी गैमा के अंदर होगी। इसके बाद सेकंड कंडीशन है इसकी, फॉर एवरी रिंग ए द सम गैमा ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो बात लिखी है कि आई इज टू साइडेड आइडियल ऑफ ए, यानी हमने क्या करना है कि कोई सी रिंग लें और उसके जो टू साइडेड आइडियल हैं, यानी ऐसा आइडियल जो लेफ्ट आइडियल भी हो और राइट आइडियल भी हो, उनका हम सामने निकालें तो उसको हम क्या करते हैं, गैमा ऑफ ए से नोट करते हैं। तो इसके लिए एक और नोटेशन भी यूज़ की जाती है गुड एलिमेंट्स और बैड एलिमेंट्स की भी। फॉर एग्जांपल जो हम कहते हैं कि जो आइडियल्स लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड यानी टू वे आइडियल हैं, उनको अगर हम बोलें कि ये गुड एलिमेंट है या गुड आइडियल्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जिनके लेफ्ट और राइट आइडियल इक्वल नहीं होंगे वो क्या बनेंगे, वो बैड एलिमेंट बनेंगे। तो यहाँ पे क्या आएंगे, सिर्फ गुड एलिमेंट आएंगे। गुड एलिमेंट से मुराद क्या होगा कि ऐसे आइडियल जो लेफ्ट आइडियल भी बनते हैं और राइट आइडियल भी बनते हैं। सी कंडीशन है गैमा ऑफ ए ओवर गैमा ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखें ए कोई भी रिंग है और यहाँ पे ये देखें गैमा ऑफ ए क्या है, ये भी आइडियल का सम है, तो यानी कोई ना कोई आइडियल बनेगा। तो जो आइडियल होता है वो भी रिंग होती है। तो यहाँ पे ए ओवर गैमा ऑफ ए जब हम निकालेंगे ये कोशेंट रिंग बनेगी। तो कोशेंट रिंग का जब हम गैमा निकालेंगे वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अब यहाँ पे जो ज़ीरो होता है ये बेसिकली कोशेंट रिंग की जो आइडेंटिटी होती है ये वो वाला ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ कोशेंट रिंग्स ए ओवर गैमा ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे इसका जो ज़ीरो बनेगा वो बेसिकली गैमा ऑफ ए ही बनेगा। यानी अगर हम निकालें गैमा ऑफ ए ओवर गैमा ऑफ ए तो वो किसके इक्वल बनता है, गैमा ऑफ ए के इक्वल। लेकिन हम जनरल ज़ीरो ही लिख देते हैं। ज़ीरो यहाँ पे क्या होगा, जो कोशेंट रिंग है उसकी आइडेंटिटी होगी। अब किसी सेट को अगर आपने रेडिकल क्लास प्रूव करवाना है तो उसके लिए ये तीन कंडीशन जो होती हैं इसको सेटिस्फाई करवाना ज़रूरी होता है। लेकिन इससे पहले ये है कि इन कंडीशन को थोड़ा सा चेंज किया गया, यानी किसी सेट को रेडिकल क्लास शो करवाने के लिए एक आसान मेथड बनाने के लिए इस डेफिनेशन में थोड़ी सी चेंजिंग की गई। उसके लिए क्या है कि ये प्रोपोजिशन 1 और प्रोपोजिशन 2 हम करेंगे। प्रोपोजिशन 1 है, इसका नाम क्या है कि गैमा इज क्लोज्ड अंडर एक्सटेंशन। ये प्रोपोजिशन का नाम है और ये इसकी स्टेटमेंट है इफ़ गैमा इज रेडिकल क्लास देन कंडीशन सी इज इक्विवेलेंट टू। यानी आपके पास गैमा रेडिकल क्लास है, यानी उसमें कंडीशन ए बी सी तीनों होल्ड करती हैं जो अभी मैंने डिफाइन की हैं। तो जो कंडीशन सी है उसके अल्टरनेटिंग एक और कंडीशन बन सकती है, उसका नाम क्या मैंने सी क्लियर लिख दिया, सी डैश भी लिखा जा सकता है। तो उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, इफ़ आई इज एन आइडियल ऑफ ए एंड बोथ आई एंड ए ओवर आई आर इन गैमा देन ए इटसेल्फ इज इन गैमा। यानी कोई रिंग ली आपने, उसका एक आइडियल ले लिया आई और फिर आपने एक कोशेंट रिंग बनाई ए ओवर आई के साथ। यानी एक रिंग ली, उसका एक आइडियल फाइंड किया और आइडियल फाइंड करने के बाद
आपने ए ओवर आई फाइंड आउट किया। जब ए ओवर आई फाइंड आउट करते हैं तो इसके बाद क्या होगा, ये जो हम ए यूज़ कर रहे हैं ये भी क्या होगा, ये भी उस गैमा के अंदर मौजूद होगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज दैट कंडीशन सी होल्ड्स, यानी इसको हम इस तरह प्रूव करेंगे कि यानी पहले कंडीशन सी लेकर चलेंगे और सी क्लियर प्रूव करवाएंगे, और एक बार सी क्लियर सपोज करेंगे और सी प्रूव करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन कंडीशन है ए बी सी, यानी गैमा इज होमोमॉर्फिकली क्लोज्ड है, और दूसरा क्या है कि गैमा ऑफ ए इज इक्वल टू, यानी जो टू साइडेड आइडल का सम है वो भी गैमा क्लास के अंदर मौजूद है, और तीसरी कंडीशन यानी ये सम ऑफ क्वोशिएंट रिंग इज इक्वल टू 0, ये भी हम सपोज करके चले। तो ये मैंने कंडीशन लिख दी, यानी ये थर्ड कंडीशन थी गैमा ऑफ ए ओवर गैमा ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का नाम मैंने 1 लिख दिया। सपोज आई एंड ए ओवर आई आर इन गैमा, यानी ये गिवन है, हमने बस ये शो करवाना है कि ए भी क्या है, गैमा के अंदर मौजूद है। सपोज आई एंड ए ओवर आई आर इन गैमा, देन यूजिंग कंडीशन बी। कंडीशन बी क्या था कि जो सम ऑफ आइडियल्स है वो क्या होता है, वो भी गैमा के अंदर मौजूद है। अब ये देखें, आई अगर आप आइडियल लेते हैं और ये क्या है, ये सम ऑफ आइडियल है, तो आई क्या होगा, आई भी उसके अंदर कंटेन करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई कंटेन इन गैमा ऑफ ए। आल्सो बाय थर्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। थर्ड फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि ए ओवर, यानी दो रिंग होनी चाहिए आपके पास। एक रिंग है, फर्ज करें कि यहाँ पे एक रिंग और है बी, तो ए को भी उसके आइडियल से डिवाइड करवाएं या ए की उसके आइडियल के साथ क्वोशिएंट रिंग बनाएं, इस तरह बी की भी उसके आइडियल के साथ क्वोशिएंट रिंग बनाएं, तो ये आइसोमॉर्फिक होती है ए ओवर बी के। अब यहाँ पे बी की जगह क्या यूज़ हो रहा है, गैमा ऑफ ए यूज़ हो रहा है, तो ए ओवर गैमा ऑफ ए इज आइसोमॉर्फिक टू ए ओवर आई एंड गैमा ऑफ ए ओवर आई। यहाँ पे आई क्या होता है, ये आइडियल होता है, ये ए में भी आइडियल होता है और जो ए के आइडियल होते हैं उसमें भी ये आइडियल होता है। तो अब यहाँ पे देखें, जब हम फंडामेंटल थ्योरम प्रूव करवाते हैं तो ये वहाँ पे हम ये कहते हैं कि इस क्वोशिएंट रिंग और इस क्वोशिएंट रिंग के दरमियान में क्या है कि एक एपीमॉर्फिज्म है। एपीमॉर्फिज्म से मुराद एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, और ये जो डिनोमिनेटर में चीज़ लिखी होती है ये कर्नल फाई की इक्वल होती है। ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे आप देखें कि फाई फ्रॉम ए ओवर आई, यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन नोट करवा सकते हैं, ए ओवर आई इंटू ए ओवर गैमा ऑफ ए, यानी इस क्वोशिएंट रिंग और इस क्वोशिएंट रिंग के दरमियान में क्या है, एक सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। अब यहाँ पे हम जो फर्स्ट कंडीशन थी ए वाली, यानी गैमा इज होमोमॉर्फिकली क्या है, क्लोज्ड है, तो उसके लिए क्या है, अब ये देखें, ये हमने सपोज किया हुआ है कि ए ओवर आई आर इन गैमा, यानी ये जो ए ओवर आई है ये क्या है, ये गैमा के अंदर मौजूद है। तो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज क्या है, ए ओवर गैमा ऑफ ए। तो हमने कहा था कि ये होमोमॉर्फिकली क्लोज्ड है, तो इसका मतलब इसकी इमेज क्या होगी, वो भी ये गैमा के अंदर मौजूद होगी। नाउ सिंस ए ओवर आई बिलोंग टू गैमा, सो ए ओवर गैमा ऑफ ए आल्सो बिलोंग टू गैमा, ये बाय कंडीशन ए, ये मैंने हिंट भी दे दिया। और ये शो करवाने का मकसद क्या था, क्योंकि हमने ए को शो करवाना है कि वो गैमा के अंदर मौजूद है, तो पहले मैंने ये ए ओवर गैमा ऑफ ए, इसको मैंने शो करवाया कि ये गैमा के अंदर मौजूद है, क्योंकि हमने यहाँ से ये वाली कंडीशन को यूज़ करते हुए बताना है कि ए भी उसके अंदर मौजूद है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 क्या था, यानी जो सम ऑफ क्वोशिएंट रिंग था उसको हमने कहा था कि वो 0 के इक्वल है, ये वाला हमने लिया। अब ये देखें, ये सम ऑफ क्वोशिएंट रिंग इक्वल टू 0 कब होगा, यानी जब इसके अंदर लिखी हुई चीज़ क्या है वही 0 हो, क्योंकि वैसे तो सम आपके पास जो आइडियल का सम है वो 0 नहीं आएगा, अगर वो खुद से 0 होगा तो फिर आइडियल का सम क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे ये क्या होता है, ये क्वोशिएंट सेट की फॉर्म में होते हैं, ये एलिमेंट नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये क्वोशिएंट सेट की फॉर्म में होते हैं। तो ए ओवर गैमा ऑफ ए को मैंने क्या लिख दिया, 0 की इक्वल लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखें कि ए ओवर गैमा ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ये कब 0 बनेगा, ये कब तब 0 बनता है जब आपके पास ये डिनोमिनेटर वाली चीज़ या तो ए में कंटेन करे या इसके इक्वल हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ए इज इक्वल टू गैमा ऑफ ए। तो इसका आप एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि यानी अगर जैसे हम गुड आइडियल, गुड एलिमेंट्स और बैड एलिमेंट्स की बात करते हैं, और गैमा ऑफ ए अगर क्या है, गुड एलिमेंट्स हैं, तो ए ओवर गैमा ऑफ ए क्या होगा,
ये यानी उसमें ए में से आपने गुड एलिमेंट निकाल दिए, सारे के सारे क्या बचे, बैड एलिमेंट्स बचे। तो बैड एलिमेंट का गैमा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और एक और बात भी आप कह सकते हैं कि अगर आर ओवर आई इज इक्वल टू आई दिया हो, यानी आर ओवर आई में क्या होती है, आइडेंटिटी जो डिनोमिनेटर में चीज़ लिखी हुई है वो वाली बनती है। यानी अगर इस तरह की कंडीशन हो हमारे पास आर ओवर आई इज इक्वल टू आई, तो अब आई क्या होता है, ये इस रिंग का आइडियल होता है। और ये आई क्या है, ये इस सारी कोशेंट रिंग की क्या है, आइडेंटिटी है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आई इज इक्वल टू आर होता है। इसके से रिलेटेड एक थ्योरम भी है, यानी आर ओवर आई के इक्वल तब होता है जब ये दोनों सेट क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे भी मैं यही बात लिख रहा हूँ, ए ओवर गैमा ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो राइट साइड पे जीरो लिखा हुआ है, ये जो कोई भी क्वेश्चन रिंग जो बनती है उसका जीरो होता है, ये उसकी आइडेंटिटी कह रहे हैं। जैसे इसकी आइडेंटिटी आई बन रही है, किसी का आर ओवर जे बनेगा, उसकी आइडेंटिटी जे बनेगी। लेकिन हम जैसे आइडेंटिटी को, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को वन और एडिटिव आइडेंटिटी को जीरो से नोट करते हैं, तो यहाँ पे भी हमने जीरो से नोट किया हुआ है। तो ये इक्वालिटी यहाँ से क्या बनेगा, जैसे आर ओवर आई इज इक्वल टू आई, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम आर को आई के इक्वल लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे भी ये होगा कि ए इज इक्वल टू गैमा ऑफ ए आएगा। अब गैमा ऑफ ए क्या है, ये सम ऑफ आइडियल जो हमने उसकी सेकंड कंडीशन लगाई थी, और ये हमें गिवन है कंडीशन ए बी सी तीनों कंडीशन गिवन है। तो हमें पता है गैमा ऑफ ए क्या है, वो गैमा में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब जिसके इक्वल ये चीज़ लिखी हुई होगी वो भी क्या होगी, वो भी गैमा के अंदर कंटेन करेगी। तो यही बात लिखी, सिंस गैमा ऑफ ए इज इन गैमा बाय कंडीशन बी, सो ए इज आल्सो इन गैमा। तो ये कंडीशन सी हम लेकर चले थे, तो हम कंडीशन सी क्लियर जो है उसको सेटिस्फाई करवाए। अब कन्वर्सली हम इसका करने लगे हैं। सपोज सी क्लियर होल्ड्स, यानी जो अभी हमने कंडीशन ये प्रूव करवाई है, अब हम ये करेंगे कि इसको सपोज करेंगे और प्रूव करेंगे कि गैमा ऑफ, यानी सम ऑफ क्वोशिएंट रिंग्स जो है वो आपके पास क्या है, जीरो की इक्वल आता है। तो हमने कंट्रेरी सपोज कर लिया कि गैमा ऑफ ए ओवर गैमा ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है तो फिर किसी ना किसी एलिमेंट के इक्वल आएगा। अब ये देखें, जो इसके एलिमेंट्स है, मैंने पहले भी बताया, ये क्वोशिएंट सेट की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह का एलिमेंट ले लिया, गैमा ऑफ ए ओवर गैमा ऑफ ए इज इक्वल टू के ओवर गैमा ऑफ ए। यानी ये डिनोमिनेटर वाला एलिमेंट चेंज नहीं होता, ऊपर वाला एलिमेंट चेंज होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, के ओवर गैमा ऑफ ए, यानी ये भी कोई क्वोशिएंट रिंग की फॉर्म में ले लिया, फॉर सम आइडियल के ऑफ ए। सिंस बोथ के एंड गैमा ऑफ के ओवर गैमा ऑफ ए आर इन गैमा, जैसे अभी हमने कंडीशन ली थी आई एंड ए ओवर आई आर इन गैमा। अब यहाँ पे आई की जगह क्या ले लिया, के, और के ओवर गैमा ऑफ ए लिख लिया, आर इन गैमा। सो के इज कंटेन्ड इन गैमा ऑफ ए। तो के क्या है, आइडियल है, तो वो जो सम ऑफ आइडियल है ज़ाहिर है उसमें कंटेन करेगा। जैसे पिछले में हमने लिखा था आई आइडियल था, वो सम ऑफ आइडियल में कंटेन करता था। यहाँ पे के क्या होगा, ये सम ऑफ आइडियल में कंटेन करेगा। अगर के इसमें कंटेन करता है तो इसका क्या मतलब है, इसकी जो क्वोशिएंट रिंग बनाएंगे वो किसके इक्वल आएगा, वो जो क्वोशिएंट रिंग है उसकी आइडेंटिटी यानी जीरो के इक्वल आएगा। दिस इम्प्लाइज गैमा ऑफ ए ओवर गैमा ऑफ ए, यानी यही बात हम फिर से लिखने लगा हूँ, गैमा ऑफ ए ओवर गैमा ऑफ ए, इसको हमने लिया था के ओवर गैमा ऑफ ए के इक्वल। तो ये आगे किसके इक्वल है, यहाँ से मिला के ये जीरो के इक्वल बन जाता है। लेकिन हमने तो कहा था कि गैमा ऑफ ए ओवर गैमा ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है। यहाँ से आप देखें, इसको जब आप इसके साथ मिलाएंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या होगी, ये आपकी जो सपोजिशन है उसकी कंट्राडिक्शन होगी। इसका मतलब ये है कि जो आपकी सपोजिशन है वो रॉन्ग है। तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि गैमा ऑफ ए ओवर गैमा ऑफ ए जीरो के इक्वल ही होगा। तो ये कंडीशन सी भी होल्ड करेगी। अब इस तरह ये नेक्स्ट एक और प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन 2, उसका नाम है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। अज्यूमिंग कंडीशन ए एंड सी क्लियर ऑन क्लास गैमा, यानी एक तो आपने जो गैमा की डेफिनेशन है, जो रेडिकल क्लास की डेफिनेशन है वो यूज़ करनी है, और एक प्रोपोजिशन 1 जो अभी आपने प्रूव करवाई वो यूज़ करते हुए आपने शो करवाना है कि जो कंडीशन बी है वो किसके इक्विवेलेंट है। वो बी क्लियर का नाम हमने दिया, इफ़ I1 कंटेन्ड इन I2 कंटेन्ड इन I3 एंड सो ऑन कंटेन्ड इन I लैम्डा। यानी ये
चेन है एक आइडियल की, एक आइडियल दूसरे में कंटेन करता है, दूसरा तीसरे में कंटेन करता है, ये सारे के सारे क्या हैं, जो रिंग्स पड़ी हुई हैं उनके आइडियल हैं। इज सेंडिंग चेन ऑफ आइडियल ऑफ रिंग ए, यानी कोई आपने उनमें से एक रिंग उठाई ए, उसके आइडियल ले लिए और उनको आपने एक सीक्वेंस में लिख दिया, किस तरह के एक आइडियल दूसरे में कंटेन करे। इफ़ ईच आई लैम्डा इज इन गैमा, यानी ये जितने भी आपने आइडियल लिए ये सारे के सारे अगर गैमा में है तो इनका यूनियन क्या होगा, वो भी गैमा में होगा। ये हमने प्रूव करवाना है। प्रूफ में देखें, सपोज बी होल्ड्स, यानी कंडीशन बी क्या थी कि सम ऑफ आइडियल इज इक्वल टू 0 था, वो हमने सपोज कर लिया कि वो होल्ड करता है। हमने शो करवाना है कि बी इज इक्वल टू यूनियन आई लैम्डा, ये भी उसमें कंटेन करता है। वी हैव टू शो, यानी मैंने इसके यूनियन का नाम बी लिख दिया, तो हमने शो करवाना है कि बी क्या है, वो भी गैमा में कंटेन करता है। सिंस बी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आई गैमा, सो ईच आई गैमा इज कंटेन्ड इन बी। ये देखें, हमें पता है कि जब हम दो सेट का यूनियन लें और वो किसी तीसरे सेट के बराबर आता है तो वो दोनों सेट क्या होते हैं, उसके अंदर कंटेन करते हैं। यानी जैसे ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी हो तो ए भी सी में कंटेन करेगा और बी भी सी में कंटेन करेगा। और यहाँ पे हमने ये मुख्तलिफ आइडियल है, उनके यूनियन को हमने बी के इक्वल लिखा, तो इसका मतलब आई वन भी बी में कंटेन करेगा, आई टू भी बी में कंटेन करेगा। इस तरह सिंपली मैंने लिख दिया आई लैम्डा क्या होगा, वो बी में कंटेन करेगा। अगर आई लैम्डा बी में कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब वो सम ऑफ आइडियल में भी कंटेन करेगा, क्योंकि बी हमने आइडियल लिए हुए हैं जो, यानी टू साइडेड आइडियल जिसको हम बोल रहे थे, तो आई लैम्डा क्या होगा, सम ऑफ आइडियल में भी कंटेन करेगा। सो गैमा ऑफ बी इज इक्वल टू बी इज इन गैमा। अब यहाँ पे देखें कि ये बात हमने किस तरह लिख दी कि गैमा ऑफ बी इज इक्वल टू बी। ये देखें, हम कह रहे हैं कि आई लैम्डा इज कंटेन्ड इन गैमा ऑफ बी। आई लैम्डा क्या है कि ये हमने एक स्पेसिफिक नहीं लिया, ये जनरल लिख दिया था, यानी आई वन के लिए भी आई टू के लिए भी। अगर आई वन भी गैमा ऑफ बी में है, आई टू भी गैमा ऑफ बी में है, आई थ्री भी, यानी जितने भी आपने आइडियल लिए वो सारे के सारे गैमा ऑफ बी में आप कंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, गैमा ऑफ बी क्या होगा, वो फिर बी सेट के इक्वल ही आ जाएगा। ये मैंने बात लिखी भी है, एवरी आइडियल इज कंटेन इन गैमा ऑफ बी, सो गैमा ऑफ बी इज इक्वल टू बी, यानी ये वाला सेट जो है आपका बी के इक्वल ही आ जाएगा। तो कंडीशन बी हमने सपोज किया हुआ था कि वो होल्ड करती है। अब यहाँ पे वो क्या बनती है, गैमा ऑफ बी। कंडीशन इन बी यही था ना कि सम ऑफ आइडियल। अब यहाँ पे गैमा ऑफ बी क्या है, ये सम ऑफ आइडियल। अगर गैमा ऑफ बी गैमा में है तो फिर क्या होगा, जो सेट बी लिया हुआ आपने या जो यूनियन का आपने नाम दिया होगा वो भी क्या होगा, गैमा में कंटेन करेगा। अब इसका हम कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स में हम ये लेके चलेंगे और दूसरी कंडीशन जो है यानी सम ऑफ आइडियल वाली वो प्रूव करवाएंगे। सपोज दैट बी क्लियर होल्ड्स, यानी यूनियन ऑफ आइडियल्स इज इक्वल टू बी कंटेन्ड इन गैमा। तो अब हमने क्या शो करवाना है, अब हमने शो करवाना है कि जो सम ऑफ आइडियल बनेगा वो क्या होगा, वो भी गैमा में कंटेन करेगा। देन बाय जोन्स लेमा देयर इज मैक्सिमल आइडियल बी इन ए, यानी अगर आपने ए के आइडियल लिए हुए हैं आई वन आई टू आई थ्री सो ऑन, तो उनमें से कोई एक ऐसा आइडियल होगा जो मैक्सिमल होगा, यानी जो बाकी सारे उसमें कह लें कि कंटेन कर रहे होंगे। ये जोनल लेमा की मैंने स्टेटमेंट लिखी है, लेट एस बी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। पार्शियली ऑर्डर सेट से मुराद उनमें एक ऑर्डर डिफाइन किया हो, जैसे अभी हमने लिखा था आई वन कंटेन इन आई टू कंटेन इन आई थ्री, तो ये क्या है कि ये एक सबसेट का ऑर्डर क्या है वो उसमें डिफाइन हुआ है। इफ़ एवरी टोटली ऑर्डर्ड सबसेट ऑफ एस हैज़ एन अपर बाउंड, जैसे उसमें क्या था, आई लैम्डा क्या था कि एक अपर बाउंड था। अब यहाँ पे क्या है कि कोई मैक्सिमल आइडियल जिसको हम कह रहे हैं कि वो क्या होगा, वो एक अपर बाउंड होगा। देन एस कंटेन्स अ मैक्सिमल एलिमेंट, यानी अगर कोई अपर बाउंड है तो उसमें क्या होता है, एक मैक्सिमल एलिमेंट होता है। ये सेम आप इस तरह भी कह सकते हैं, जैसे किसी सेट का रियल नंबर में हम कहते हैं कि अगर उसका अपर बाउंड है तो उसका सुप्रीमियम भी एग्जिस्ट करता है, तो सेम यहाँ पे क्या है, सुप्रीमियम की जगह क्या आ गया, मैक्सिमल एलिमेंट क्या होगा, वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमल एलिमेंट किसको लिया है, बी को लिया है। इफ के इज एनी आइडियल ऑफ ए या गैमा आइडियल ऑफ ए लिख लें, देन बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या था, वैसे हम वो लिखते हैं ए प्लस बी ओवर बी इज आइसोमॉर्फिक टू ए ओवर ए इंटरसेक्शन बी, वो इस तरह लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक
मैक्सिमल आइडियल बी हमने यूज़ कर लिया और एक कोई और आइडियल के यूज़ कर लिया, बी प्लस के ओवर के। अगर इधर के आया तो इधर बी आ जाएगा, और अगर इधर हम बी लिख देते हैं तो इधर हम के लिखते हैं, और ओवर में क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन के। ये सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है। उसमें भी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म क्या होता है इस सेट के दरमियान में, या इस रिंग को कह लें या इस आइडियल को कह लें, और इन दोनों के दरमियान में क्या होता है, एक सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होता है, और ये डिनोमिनेटर वाली चीज़ क्या होती है, ये आइडियल के इक्वल होती है। ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से कंपैरिजन करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। ये और तरह से भी बना सकते हैं, यानी बी प्लस के से हम ये वाला भी बना सकते हैं, लेकिन हमने थ्योरम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बी और बी प्लस के और के दरमियान में क्या ले लिया, एक सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म ले लिया। सिंस बी बिलोंग टू गैमा, हमें पता है कि जो बी क्या है ये गैमा में, यानी ये हमने सपोज किया था बी क्या था, यूनियन ऑफ आई लैम्डा, तो ये गैमा के अंदर कंटेन करता है। तो हमने कंडीशन ए यूज़ करेंगे साथ, उसमें क्या था कि जो होमोमॉर्फिक इमेज होती है, अब यहाँ पे बी की होमोमॉर्फिक इमेज क्या है, ये वाली, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है तो ये सारे का सारा इमेज के तौर पर यूज़ हो जाएगा। अगर बी उसके अंदर कंटेन करता है गैमा क्लास के अंदर, तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज क्या होगी, वो भी गैमा क्लास के अंदर कंटेन करेगी। Hence b plus k over k and k are in gamma by condition C clear। तो C clear वाली कंडीशन क्या थी, वो हमने लिया था I और A ओवर I। अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, I की बजाय K ले लिया, और A की जगह हमने क्या ले लिया, B प्लस K। तो K B प्लस K ओवर K, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, गैमा के अंदर कंटेन करेंगे। दिस इम्प्लाइज B प्लस K बिलोंग टू गैमा। ये देखें ना कंडीशन सी को रही जो अभी हमने प्रूव करवाई है, तो उसके मुताबिक क्या है कि ये वाला सेट और ये सारे का सारा आप लेते हैं, और अगर ये कह लें कि गैमा के अंदर मौजूद है, तो जो ऊपर वाला सेट होता है वो भी गैमा के अंदर मौजूद होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बी प्लस के बिलोंग टू गैमा। सिंस बी इज मैक्सिमल सो के मस्ट कंटेन इन बी। अभी देखिए हमने क्या कहा था कि बी क्या है, सबसे बड़ा आइडियल है, यानी जो गैमा के अंदर कंटेन करता है वो सबसे बड़ा आइडियल है। अब यहाँ पे जो के हम ले रहे हैं, के क्या होगा, या तो ज़ीरो होगा, ज़ीरो को हम बी में ऐड करें तो बी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बी रहेगा। तो यह क्या होगा, के क्या वो बी के अंदर कंटेन करे, क्योंकि के बी के अंदर कंटेन करेगा तो उसमें जमा भी हो जाएगा, तो फिर भी आंसर वही आएगा। तो क्योंकि बी से बड़ा आंसर तो हो नहीं सकता, तो अगर आप के को बी में ऐड करना चाह रहे हैं और आंसर बड़ा ना हो, तो उसके लिए क्या है कि के को बी में कंटेन होना पड़ेगा। दस गैमा ऑफ ए इज इक्वल टू बी बिलोंग टू गैमा। तो जब बी क्या होगा, सॉरी जो के होगा वो बी में कंटेन कर जाएगा, तो के प्लस बी आंसर क्या बनेगा, बी के इक्वल ही बनेगा। तो बी बिलोंग टू गैमा है, और बी को हमने गैमा ऑफ ए यानी सम ऑफ आइडियल, ज़ाहिर है जब बी के जितने भी आइडियल हैं वो बी के अंदर कंटेन कर रहे हैं। के भी हमने आर्बिट्रेरी आइडियल लिया था ना, कोई और भी ले लें वो बी के अंदर कंटेन करेंगे, उनको जब आप बी में ऐड करेंगे तो आंसर बी के इक्वल ही आएगा। इसका मतलब जब आप ये लिख रहे हैं ना गैमा ऑफ ए, ये क्या है, ए के आइडियल्स हैं, तो ए के आइडियल हम बी ले रहे हैं, के ले रहे हैं, इस तरह के मुख्तलिफ ले रहे हैं, तो वो सारे के सारे बी में कंटेन कर रहे हैं, इसलिए उनका जो सम होगा वो भी बी के इक्वल आएगा। और ये किस में कंटेन करेगा, बाय कंडीशन बी गैमा में कंटेन करेगा। यही कंडीशन बी थी, सो कंडीशन बी होल्ड्स। तो अब ये देखें, हम प्रोपोजिशन 1 और 2 को मिलाएं तो हम एक नई डेफिनेशन बना सकते हैं रेडिकल क्लास की। तो उसके लिए किसी भी सेट को आपने रेडिकल क्लास प्रूव करवाना हो तो वो आसान हो जाता है। कंबाइनिंग प्रोपोजिशन 1 एंड प्रोपोजिशन 2 विद डेफिनेशन ऑफ रेडिकल क्लास, नाउ वी आर एबल टू गिव न्यू डेफिनेशन ऑफ रेडिकल क्लास। तो उसके लिए ये डेफिनेशन लिखी है कि यही आपके पास फिर से क्या है कि एक रेडिकल क्लास है, यानी एक गैमा सेट है, उसके अंदर मुख्तलिफ रिंग्स पड़ी हुई हैं, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये रेडिकल क्लास है। फर्स्ट वाली क्या है कि आपके पास जो गैमा है वो होमोमॉर्फिकली क्लोज्ड है, यानी ये जो सेट है ये होमोमॉर्फिकली क्लोज्ड है, यहाँ पे आएगा गैमा इज होमोमॉर्फिकली क्लोज्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी, यानी जो बी को हमने कन्वर्ट किया बी डैश के साथ या बी बार के साथ, वो इंडक्टिव प्रॉपर्टी है। गैमा हैज़ द इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी में क्या हमने पढ़ा था कि अगर आई और ए ओवर आई अगर गैमा में है तो जो ए होगा वो भी गैमा में बिलोंग करेगा। इसके बाद हमने एक सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि गैमा इज क्लोज अंडर एक्सटेंशन।
तो ये वाली कंडीशन क्या है कि यानी अगर आप एक चेन लें आइडियल का और उनका आप यूनियन बनाएं तो वो भी क्या है, वो गैमा में कंटेन करता है। तो अब हम इसी डेफिनेशन को, जो न्यू डेफिनेशन बनाई है, इसी को यूज़ करते हुए एक एग्जांपल है वो सॉल्व करेंगे, यानी हमने किस तरह रेडिकल क्लास शो करवाना है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इसका नाम है कोथेस नील रेडिकल क्लास। तो इसकी डेफिनेशन पहले देखें। द नील रेडिकल क्लास इज द क्लास, इसको एन से हम डिनोट करते हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा ए यानी रिंग, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए देयर एग्जिस्ट एन ग्रेटर देन 1 सच दैट ए रेज पावर एन इज इक्वल टू 0। यानी एन वो क्लास है इसके अंदर ऐसी रिंग्स पड़ी हुई हैं जिसके एलिमेंट की किसी ना किसी पावर पे जाकर वो क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। या कह लें कि इस सेट के अंदर मुख्तलिफ रिंग्स पड़ी हैं और वो जितनी रिंग्स हैं उसके हर रिंग के तमाम एलिमेंट के हैं वो नील पोटेंट हैं। तो ऐसी रिंग जिसके तमाम एलिमेंट नील पोटेंट हों वो क्या होती है, वो नील रिंग होती है। तो इस कलेक्शन के अंदर जितनी भी रिंग्स पड़ी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नील रिंग्स हैं। तो जो नील रिंग्स की क्लास होती है उसको हम कोथेस नील रेडिकल क्लास बोलते हैं। अब हमने इसको शो करवाना है कि ये रेडिकल क्लास है, तो इसके लिए हम वो तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाएंगे। यहाँ पे ये मैंने एक डेफिनेशन में लिखी है, रिंग इज कॉल्ड नील रिंग इफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट इज नीलपोटेंट। और नीलपोटेंट क्या होता है कि कोई एलिमेंट किसी पावर पे जाकर अगर जीरो हो जाता है तो वो नीलपोटेंट होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम शो करवाएंगे कि जो हमने कलेक्शन ली है वो होमोमॉर्फिकली क्लोज्ड है, यानी होमोमॉर्फिक इमेज निकालेंगे वो भी होमोमॉर्फिक आएगा। तो यहाँ से मैं एक आर्बिट्रेरी रिंग लेकर फंक्शन डिफाइन करने लगा हूँ, लेट ए बिलोंग टू एन, यानी एक मैंने रिंग ले ली, डिफाइन अ होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम ए टू बी, एक हमने होमोमॉर्फिज्म ले लिया। अब मैंने एक एलिमेंट लिया है कैपिटल ए से, तो अगर कैपिटल ए से लिया है, कैपिटल ए क्या है, नील रिंग है, तो वो किसी ना किसी पावर पे जाकर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और इस तरह ए अगर आपने कैपिटल ए से लिया है तो उसकी इमेज क्या होगी, वो बी में होगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि सिंस ए बिलोंग टू कैपिटल ए सो देयर एग्जिस्ट एन ग्रेटर और इक्वल 1 सच दैट ए रेज पावर एन इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए निलपोटेंट है। तो अब दोनों तरफ हम फाई फंक्शन अप्लाई करते हैं, फाई ऑफ ए रेज पावर एन, फाई ऑफ 0। तो हमें पता फाई होमोमॉर्फिज्म है तो 0 का इमेज क्या होता है, 0 के इक्वल ही आता है। अब यहाँ पे ए की पावर एन को हम एन टाइम्स ए डॉट ए लिख सकते हैं। फिर फाई होमोमॉर्फिज्म है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अब फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ ए, तो ये एन टाइम्स लिखा हुआ, तो ये फाई ऑफ ए की पावर क्या बन जाएगा, एन इज इक्वल टू 0। ये देखिए फाई ऑफ ए किसका एलिमेंट है, फाई ऑफ ए बेसिकली हमारे पास यहाँ पे फाई ऑफ ए आएगा। फाई ऑफ ए हमारे पास बेसिकली बी का एलिमेंट है। तो अब ये देखें जो कैपिटल बी है उसका एलिमेंट क्या बन रहा है, वो भी निलपोटेंट बन रहा है। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं फाई ऑफ ए इज निलपोटेंट। अगर बी के तमाम एलिमेंट्स इस तरह निलपोटेंट है तो इसका मतलब बी क्या है, बी 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 को भी आप कह सकते हैं कि ये भी क्या है, ये भी नील रिंग है, क्योंकि हर एलिमेंट इसका भी निलपोटेंट आएगा। फाई ऑफ ए आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, सिंस फाई ऑफ ए इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ बी, यहाँ पे आना था फाई ऑफ ए बिलोंग टू बी, यहाँ पे एन के बजाय क्या आएगा, बी आएगा। सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज निलपोटेंट, तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, ये नील रिंग हो जाएगी। और इसका मतलब कि अगर हम होमोमॉर्फिक इमेज निकालना है ए का, तो उसका इमेज क्या आ रहा है, वो भी नील रिंग आ रहा है, तो इसका मतलब ये होमोमॉर्फिकली क्लोज्ड है। अब सेकंड कंडीशन प्रूव करवाएंगे। एन हैज इंडक्टिव प्रॉपर्टी, यानी अगर आपके पास आइडियल की चेन है I1 I2 सो ऑन I3 इज असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल ऑफ रिंग ए एंड इफ ईच आई लैम्डा इज इन एन, तो यहाँ पे हमने क्या शो करवाना है कि इनका यूनियन क्या होगा, वो भी एन में कंटेन करेगा। वहाँ पे हमने लैम्डा लिया था, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एन ले लिया। लेट बी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आई लैम्डा, वी हैव टू शो दैट बी बिलोंग टू एन, यानी हमने इन आइडियल का यूनियन लेना है और शो करवाना है कि ये भी एन के अंदर कंटेन करता है। लेट बी बिलोंग टू बी देन बी बिलोंग टू आई लैम्डा फॉर सम लैम्डा, यानी हमने एक एलिमेंट इसमें से उठाया, तो जो इसमें से एलिमेंट लेंगे वो किसी ना किसी आइडियल में आया होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बी बिलोंग टू आई लैम्डा फॉर सम लैम्डा।
सिंस बी बिलोंग टू आई लैम्डा, और ये देखें ये जितने भी आइडियल होते हैं ये किसके होते हैं, एन के होते हैं। तो ज़ाहिर है जो आइडियल है वो सब रिंग भी है, और एन के अंदर जितनी भी रिंग्स पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी क्या है, नील रिंग है। यानी कह लें कि एन के अंदर जो रिंग्स हैं उनके जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे नीलपोटेंट हैं। अगर आप बी इसमें से ले रहे हैं तो इसका मतलब बी क्या है, नीलपोटेंट है, तो बी किसी न किसी पावर पे जाकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो बी इज नीलपोटेंट एज बी वाज आर्बिट्रेरी, सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज नीलपोटेंट। यानी अगर बी नीलपोटेंट है तो जो कैपिटल बी का कोई भी आप एलिमेंट लेंगे वो आई लैम्डा में भी होगा। आई लैम्डा क्या है, वो रिंग है, और वो भी नील रिंग है क्योंकि वो भी एन के अंदर कंटेन करती है। तो सारे के सारे एलिमेंट क्या बनते जाएंगे, नीलपोटेंट बनते जाएंगे। तो अगर बी का हर एलिमेंट नीलपोटेंट है तो इसका मतलब बी नील रिंग है, और अगर बी नील रिंग है तो वो भी क्या है, गैमा में बिलोंग करेगी। सॉरी यहाँ पे गैमा के बजाय हम एन यूज़ कर रहे हैं, बी क्या होगा, ये भी एन में कंटेन करेगा। हेंस बी हैज इंडक्टिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड है एन इज क्लोज्ड अंडर एक्सटेंशन। यानी हमने शो करवाना है कि एन क्या है, क्लोज्ड अंडर एक्सटेंशन। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, एक आइडियल होता है आई और एक होता है ए ओवर आई। तो हमने शो करवाना है कि अगर ये दोनों एन के अंदर कंटेन करते हैं तो ए भी क्या होगा, वो भी एन के अंदर कंटेन करेगा। टेक अ रिंग ए सच दैट बोथ ए आई एंड ए ओवर आई आर इन एन, वी हैव टू शो दैट ए बिलोंग टू एन। तो उसके लिए हम एलिमेंट लेते हैं पहले। सिंस ए ओवर आई बिलोंग टू एन, सो ए ओवर आई नील, क्योंकि एन का जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, नील रेडिकल या नील रिंग होगा। लेट ए प्लस आई बिलोंग टू ए ओवर आई। ये देखें ये क्वोशंट रिंग होती है, और इसके एलिमेंट किस तरह के फॉर्म के होते हैं कि ऊपर वाली रिंग से एक एलिमेंट लेना होता है और नीचे वाला जो आइडियल होता है वो वैसे साथ ऐड हो जाता है। तो ए प्लस आई क्या है, ए ओवर आई का एलिमेंट है। देन देयर इज एन इंटीजर एन सच दैट, अगर ये नील है तो इसका मतलब ए प्लस आई की कोई ना कोई पावर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ए प्लस आई की पावर एन इज इक्वल टू आई। ये देखें जैसे पीछे मैं बात कर रहा था ना कि जो क्वोशंट रिंग है उसकी आइडेंटिटी को हम जीरो लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि क्वोशंट रिंग हमारे सामने लिखी हुई है ए ओवर आई, तो इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, इसकी आइडेंटिटी आई बनेगी। तो ए प्लस आई की पावर जब हम एन देंगे और वो क्या होगा, फिर अपने आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, क्योंकि ए ओवर आई क्या है, ये नील रिंग है और ये एलिमेंट क्या है, नीलपोटेंट है। और इसको हम ये देखें एन टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करवा के भी लिख सकते हैं। और इस तरह हमें पता है कि जब हम ये क्वोशंट रिंग के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो सिर्फ एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, आई वैसे आएगा। यानी ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर, फिर नेक्स्ट से ए क्यूब, एन टाइम मल्टीप्लाई होगा ए की पावर एन प्लस आई इज इक्वल टू आई आएगा। तो अब ये देखें एक एलिमेंट को आप आई में ऐड करते हैं और आंसर आई के इक्वल आता है, इसका मतलब ये एलिमेंट आई का ही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए की पावर एन किस में बिलोंग करती है, आई में बिलोंग करती है। अब आई क्या है, ये भी कैपिटल एन का ही हिस्सा है। तो कैपिटल एन में के अंदर क्या थी, नील रिंग पड़ी हुई थी, तो आई क्या है, ये भी नील रिंग है। सिंस आई बिलोंग टू एन, सो आई इज नील एंड देयर इज एन इंटीजर के सच दैट, यानी अगर आई नील है तो इसके कोई एलिमेंट जो भी होगा वो किसी न किसी पावर पे जाके जीरो हो जाएगा। तो अब इसका सारा एलिमेंट हम ये लेंगे ए की पावर एन, तो ये कोई और इंटीजर ले लेते हैं के, तो के पावर पे जाकर क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया। तो अब ये देखें, अब ये जो मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ ये सिंपल रिंग है। यहाँ पे जो मैं एलिमेंट की बात कर रहा था ये क्वोशंट रिंग का था, इसलिए मैंने क्वोशंट के जीरो के इक्वल लिखा। यहाँ पे अब हमने सिंपल जीरो के इक्वल लिखा। तो यहाँ से हम ले रहे हैं कि ए की पावर एन के क्या है, जीरो है। अब यहाँ पे ये जो ए एलिमेंट है ये किसका है, ये कैपिटल ए का बनता है। ये देखा ना, जब हम ये वाला लिखते हैं तो ये वाला एलिमेंट ये कैपिटल ए का बनता है। तो अब कैपिटल ए के एलिमेंट की आप पावर ले रहे हैं और वो ज़ीरो हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये नीलपोटेंट है। दिस इम्प्लाइज ए इज नीलपोटेंट एलिमेंट ऑफ ए, सिंस ए वाज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए, सो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नीलपोटेंट। अगर ए का हर एलिमेंट नीलपोटेंट है तो ए क्या हो जाएगी, ये भी नील रिंग हो जाएगी। और अगर ए नील रिंग है तो फिर ये किस में बिलोंग करेगी, एन के अंदर बिलोंग करेगी। इस तरह हमने तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करवा दी हैं। तो हमारे पास एन सेट जो है, जो एन कलेक्शन थी रिंग्स की, नील रिंग्स की, वो क्या बनती है, वो रेडिकल